तो उधर हो गया था ना सब। हाँ, आज हम लोग कुछ बेसिक पढ़ेंगे। एक और थ्योरम है आप लोगों का, और ये थ्योरम का नाम है, देखिए यहाँ, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। प्रमेय एक आप लोगों को बता चुके हैं, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको एल्गोरिदम भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बात समझिए। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। प्रत्येक भाज्य संख्या को, थ्योरम किताब निकाल के देख लीजिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको कहेंगे, सब पढ़ाया ना संख्या। भाज्य संख्या हम लोग उसको कहेंगे जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। बात समझे, जैसे 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8 ये सब। और अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। बात को समझिएगा। ये कह रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या, उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं ना, जैसे 8 ही ले लेते हैं। बात समझे, कौन सी संख्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो 8 को दो क्या है, अभाज्य संख्या है ना। 8 क्या है, भाज्य संख्या है। 2 से अगर यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, फिर 2 से भाग देंगे तो हो गया 2, ये ना हो गया। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। इसको शॉर्ट में 2 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा प्रमेय कह रहा है। ये जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, यही बात आपको समझाने के प्रयास कर रहा है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कुछ 15 ले लेते हैं, इसको 3 से भाग देते हैं, 5 हो गया। तो यानी कि 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5। ठीक है, अब यहाँ एक बात लाइन है अंतिम वाला जो क्वेश्चन कह रहा है प्रमेय में, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ठीक है, मतलब इसका क्रम जो है ना, जैसे है, अगर क्रम को बढ़ते क्रम घटते किसी भी क्रम में लिखेंगे तो ये क्या है, अद्वितीय है। मतलब एक ही क्रम आपका आने वाला है। आप कर सकते हैं क्या, अगर कोई 3 से भाग दिया तो ये आ गया। अब कोई इसको ऐसे भी तो कर सकता है, 5 से भाग दे देगा 3, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3। किसी भी तरह कीजिए, कोई भी भाज्य संख्या का अगर अभाज्य संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो उसको किसी भी तरह लिखिए। लिखना तो आपको यही 2 संख्या है ना। अब आगे पीछे करके लिखिए, मतलब 3 आगे लिखिए, 5 पीछे लिखिए, या 5 आगे 3 पीछे लिखिए, लेकिन संख्या तो वही ना संख्या आएगा। और जो एक ही चीज़ बार बार आए उसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय, मतलब उसके अलावे कोई और नहीं आ सकता। 15 का गुणनखंड में 3 और 5 के अलावे कोई संख्या आएगा, 3 और 5 के अलावे कोई संख्या नहीं आएगा। ठीक है, चाहे आप इसको 3 गुना 5 लिखिए, चाहे 5 गुना 3 लिखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब इसके अलावे कोई और नहीं आ सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग 2 तरह से निकालते हैं। एक ये प्रोसेस हो गया, और दूसरा होता है फैक्टर ट्री, मतलब गुणनखंड वृक्ष। उसको भी समझ लीजिए, दोनों को बताते हैं आप लोगों को। ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ है। ये प्रमेय आपका क्लियर। देखिए, थ्योरम पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम बताते हैं। इसमें एक चीज़ एक बार पूछ दिया था, उस बात का भी हम अभी चर्चा करेंगे। पहले इधर देख लेते हैं। एक तो हम गुणनखंड ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसे भी अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। 2 मेथड आप जान लीजिए। गुणनखंड ऐसे, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं ना, 1 मिनट रुक जाइए। जैसे एक्सरसाइज से हम लोग उठा लेते हैं, जैसे 140 है कि नहीं। 140 को हम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से तोड़ें तो ऐसे होगा। देखिए, 2 से भाग देंगे 70 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे कितना हो गया 35, फिर इसको दे दें 5 से भाग तो 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2
गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब देखिए इसका क्रम आप चेंज भी कर दीजिएगा ना तो गुणनखंड यही सब घूम फिर के आएगा, है ना। अब किसी के मन में होगा नहीं सर शुरू में हम 5 से भाग देंगे तो दे सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। किसी को मन में होगा नहीं हम पहले 7 से ही भाग देंगे, बाद में जो आएगा 2 वगैरह देंगे। तो आप किसी भी तरह क्रम उल्टा पुल्टा कुछ भी कीजिए, लेकिन आएगा तो यही चीज़ घूम फिर के। और जब घूम फिर के एक ही चीज़ आएगा उसी को तो हम लोग अद्वितीय बोलते हैं, मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। मतलब 144 को तोड़ने के लिए अभाज्य संख्या 2 को आएगा, 2, एक 5 और एक 7, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय गुणन, ठीक है। अब देखिए एक होता है गुणनखंड, ऐसे इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग सबसे ज़्यादा इसी का यूज करेंगे, लेकिन जब किताब में है तो इसको हम बताते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो जी, हल्ला नहीं करना। गुणनखंड वृक्ष होता है, गुणनखंड वृक्ष क्या होता है? फैक्टर ट्री है, फैक्टर ट्री इसको बोलते हैं। अब इसको भी समझ लीजिए, कभी आपको किताब में अगर देखने के बाद दिमाग टेंशन में आ जाएगा, नहीं कि ये चीज़ तो पढ़ाए ही नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए 140 है ना, 140 को 2 से भाग दीजिए, मतलब जिससे भाग लग रहा है उससे भाग दीजिए। तो 2 से जब भाग देते हैं तो शेषफल इधर लिखते हैं हम लोग, 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 70, ठीक है। अब इस 70 को भी 2 से कटेगा तो 2 से फिर भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 35। अब इस 35 देखिए किससे कटेगा? 5 से, 5 से भाग देंगे कितना? 7। अब ये 7 किससे कटेगा? नहीं, इसका मतलब हो गया 140 का जो गुणनखंड इधर वाला जितना है ना, इसी को, ये अभाज्य संख्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये आपको थोड़ा सा, तो आप इसे जानिए और इसी को लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। आप इसे एक बार देख लीजिए। उदाहरण कर, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। मतलब गुणनखंड के क्रम को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? अद्वितीय होता है। मतलब यही बात बार बार कह रहा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब इसका अगर क्रम को नहीं देखा जाए, इसके क्रम को नहीं देखा जाए तो ये क्या होता है? अद्वितीय होता है। मतलब ये एक ही टाइप का ही बोला जाता है। बात समझे? अब अभी हम क्या बोले कि किसी के मन में हो रहा है कि नहीं सर हम 2 से भाग दिए तो उनका इस तरह का आ जाएगा, किसी के मन में होगा ना पहले 5 से भाग देंगे, फिर 2 से देंगे, फिर 7 से देंगे, लेकिन आएगा तो यही 3 ही संख्या आएगा ना, इसके अलावा कोई और नहीं ना आएगा। तो क्रम को नहीं देखना। अब कोई मान लेते हैं इसको ऐसे, अब इसको शॉर्ट में ऐसे हम लिख देते हैं 1 मिनट के लिए ऐसे। अब किसी के मन में हो रहा है नहीं हम इसको जो है ना ऐसे लिख दें 5 गुना 2 पर पावर 2 गुना 7, तो क्या दिक्कत है तो वही चीज़ ना, कि कोई और चीज़ हो गया? नहीं, वही संख्या बार बार आ रहा है। किसी के मन में हो रहा है नहीं कि 7 × 5 × 2⁻², ऐसे लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर क्रम को नहीं देखा जाए ना, ध्यान में नहीं रखा जाए कि क्रम कैसे लिखा है, तो घूम फिर के तो वही संख्या बार बार आ रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार ये क्वेश्चन जो है ना पूछ चुका है, इसलिए आपको बता दिए हैं कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। गुणनखंड का क्रम को अगर छोड़ दिया जाए तो अद्वितीय होता है। बस समझे? ये बदलता नहीं है, मतलब जो भी आएगा घूम फिर के यही चीज़ आएगा। बात क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसको हम लोग कौन सा गुणनखंड कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना। बात समझिएगा थोड़ा सा। हम लोग ले लेते हैं कोई नंबर, जैसे ले लेते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं 24 और 36, 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग उधर तो पढ़ चुके हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा भी निकाल सकते हैं, भाग द्वारा भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग सीखना है कि गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 36 का एचसीएफ, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड अलग करके निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है? 24 का अगर हम अभाज्य निकाल लेंगे तो ये कितना होगा? 12
फिर 2 से दे देंगे तो 6 हो गया, फिर 2 से देंगे तो कितना हो गया 3। चलिए ठीक है। 36 का भी इसी तरह निकाल लेंगे। तो 36 का अगर निकालेंगे 2 से देंगे, 18 दूना 36, फिर 2 से इसको दे देंगे तो 9, फिर 3 से देंगे तो ये 3 हो गया, यही ना हो गया। आप चाहें तो एक बार और लिख सकते हैं, तो लास्ट शेषफल आपका 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3 गुना 1। आप ये लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह लिखेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुने 3 गुना 1। बात समझ में आ रहा है। तब यहाँ लिखेंगे क्या कि 24 और 36 का अभाज्य गुणन सॉरी एलसीएम समझिएगा, या पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। 24 और 36 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक। तो याद रखिएगा एचसीएफ कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा ठीक है। एचसीएफ ये 2 संख्या का एचसीएफ निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे कि जो मिल रहा है सिर्फ उसी को लेना है, जो मिल रहा है सिर्फ उसी को लेना है। एचसीएफ में जो मिलता हो दोनों में सिर्फ हम लोग उसी को लेंगे। ठीक है। और जो नहीं मिल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये मिल रहा था, इसको ले लिए, अब गुना कर दीजिए, 1 होगा। इसको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल गया 12। अब इसी में लिखेंगे 24 और 36 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक। सबसे पहला काम याद रखिएगा, जो मिल रहा है सिर्फ उसी को लेंगे और दोनों में मिलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। और जो नहीं मिल रहा है एलसीएम में क्या करना है, जो मिलता है उसको भी ले लेना है पहले, और जो नहीं मिलता है उसे भी ले लेना है। तो जो मिल रहा है, जैसे 2 मिल रहा है, जो पहले मिल रहा है उसको लिख लीजिए, है ना, लिख लेते हैं। और जो नहीं मिल रहा था उसको भी लिख लेते हैं। बात समझे। अब इसको गुना कर देंगे, जो आएगा वो हमारा एलसीएम आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो गुना कर लीजिए, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 12 दूना 24, और 24 गुना 3 कर दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या निकल गया, एचसीएफ और एलसीएम। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ एक बात और सीखिए, इस गुणनखंड को ध्यान दीजिएगा, इस गुणनखंड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 1। अच्छा, ये नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 1। ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए, इसमें समझिएगा, इस मेथड में अगर हम लोगों को बोलेगा कि एचसीएफ एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, तो कैसे करेंगे। एचसीएफ में सबसे छोटा पावर लेना है, एचसीएफ में सबसे छोटा पावर लेना। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, तो छोटा पावर 2 पर पावर 2 ले लिए, है ना। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो कौन वाला 3 लेना है, ये वाला नहीं लेंगे, कौन वाला लेंगे, छोटा पावर वाला, 3 पर पावर 1। तो 1 इन दोनों में ले लेते हैं। इसको गुना करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12। एलसीएम में क्या करेंगे, ध्यान में रहेगा। एलसीएम में क्या करेंगे, जो बड़ा घात वाला रहेगा, है ना, जिसका पावर बड़ा रहेगा उसको लेंगे। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो बड़ा घात किसका है, 2 पर पावर 3, उसको लिए, इसको छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि इसी में तो ये भी समाया हुआ है ना। अब यहाँ देखिए, इसमें बड़ा घात जो है ना 2 पर पावर 3 है, इसको ले लेते हैं। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए, है ना, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, और ये हो गया 3 तिया 9, 9 8 72, नहीं हो गया, तो वही ना आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। इसको एक बार नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड और एक उदाहरण देखते हैं। 3 गो संख्या है, 36, 40 और 126 का एचसीएफ महत्तम समावर्तक
और लघुत्तम सामर्थ्य है ना, LCM। बस समझ में आ रहा है? इसको बनाइए। ठीक है, पौधों को समझ में आया। देखिए तो थोड़ा सा 36 जो है ना, 36 को हम लोग तोड़ेंगे 2 से देंगे 18 दूना 36, फिर 2 से देंगे, ये कितना हो गया 9, फिर 3 से देंगे कितना हो गया 3, यही ना। चलिए रहने देते हैं। अब 40 को तोड़िए, आवाज गुणन 2 से भाग दिए 20, फिर 2 से भाग दिए 10, फिर 2 से भाग दिए 5। 126 को तोड़ना है, 2 से भाग दिए 14 12, ये 3, फिर किससे देंगे 3 से, है ना। 3 दूना 6 1, फिर दे दीजिए 3 से 21। अब यहाँ लिखिए 36 का जो गुणनखंड आया वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, आपको दोनों तरीका हम बताते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 2 लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद 40 का गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 5। और 126 का लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुने 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 2 गुने 7। ठीक है, समझिएगा। और 36 40 और 126 का है ना HCF निकालना है। तो हम क्या बताए अभी, सुनिएगा ध्यान से, क्या अभी बताए कि जो मिल रहा है तीनों में सब में मिलना चाहिए, HCF में सिर्फ उसी को लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो सब में क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 2 2 मिल रहा है, 2 लिख लेंगे। और देखिए यहाँ 2 है, यहाँ है, लेकिन इसमें है नहीं, ख़त्म कर दीजिए। यहाँ 3 है, सब में 3 है नहीं, यहाँ भी 3 है, सब में है नहीं, किसी में नहीं है। इसका मतलब खाली 2 मिल रहा है एगो, तो वही ठो लिखेंगे। ठीक है। और अगर घात में इसमें देखा जाए तो हम बोले क्या, जो मिल रहा है उसका छोटा घात उठाइएगा। 2 तो सब में मिल रहा है, नहीं है, देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें से छोटा घात वाला को उठाना है। कौन सा घात उठाएंगे, छोटा घात वाला। तो 2 पर पावर 1 यानी कि आंसर हो गया 2 HCF। और इसका जो है ना, अगर LCM की बात किया जाए, LCM की बात किया जाए तो अभी अगर इस तरह का देखा जाए तो इसमें हम लोग कैसे समझेंगे, जो मिल रहा है उसको पहले उठा लेना है ना। और HCF में और एक बात हम लोग सीखें, HCF में सब में मिलना चाहिए, लेकिन LCM में ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी 2 में भी मिलेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? और जो नहीं मिलेगा उसको भी ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर इसमें देखा जाए तो इसमें देखिए 2 मिल रहा है तो 2 ले लिए, इन दोनों में भी 2 मिल रहा है तो ये को 2 उठा लेंगे, ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है? देखिए 3 यहाँ और यहाँ 3, ये दोनों 3 नहीं लेंगे, एगो 3 लेंगे। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए और कुछ मिल रहा है नहीं, तो उसके बाद जो शेष बचा उन सबको ले लेंगे। हमको लगता नहीं समझ में आया, नहीं आ गया ना। अब इसमें अगर समझें तो कैसे समझेंगे, इसमें बड़ा घात वाला उठा लीजिए 2 पर पावर 3। और इसमें देखिए यहाँ भी 3 पर पावर क्या है 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 पर पावर 2। तो इन दोनों में से दोनों को नहीं लेना, इन दोनों में किसी एक को लेना, 3 पर पावर 2। और जो शेष बच गया उसको भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब इसे गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका LCM आएगा। बात क्लियर है ना? नोट करना है, नहीं बन जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग होशियार हो गए। समझिए थोड़ा सा, कभी 2 संख्या दे दिया जाए, 2 संख्या, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या दे दिया जाए और उसका LCM HCF निकालने के लिए बोल दिया जाए, और निकालने के बाद ये बोलेगा कि हमें ये चीज़ साबित करके दिखाइए कि वो सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 संख्या में फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या, है ना, फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। मान लेते हैं कि अगर देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, पहली संख्या दिया रहेगा
और एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा, बोल देगा दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो कुछ नहीं, पहली संख्या का मान यहाँ रख देंगे, एलसीएम एचसीएफ का मान यहाँ रख देंगे, उसको हल कर देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? कभी दूसरी संख्या मतलब ये दिया रहेगा, बोल देगा पहली संख्या, या मतलब 4 चीज़ें हैं इसमें। कितना चीज़ें हैं? 4। देखिए यहाँ एक है, दूसरी संख्या ये 2, मतलब टोटल मिला के इसमें कितना 4 चीज़ें है ना। 4 चीज़ में कोई 3 चीज़ अगर आपको दिया रहेगा तो चौथा अपने निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला है, इसे नोट कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए फार्मूला बनाने का और एक फार्मूला आप बना सकते हैं। अगर आपको याद करने का, रटने का शौक़ है तो याद आप ऐसे कीजिए, पहली संख्या है तो फिर आप माथा झुका झुका के रटते रहिएगा, है ना। पहली संख्या बराबर LCM गुना HCF बटे दूसरी संख्या, नहीं दूसरी संख्या। और फिर दूसरी संख्या यहाँ रखिए, पहली संख्या को इधर कर दीजिए, फिर एलसीएम निकालना तो एचसीएफ को इधर कर दीजिए बटे में, यही ना करेंगे हम। तो उतना माथामारी नहीं करना है, एक फार्मूला इसको रट लेना है, ठीक है, याद कर लेना। बात समझ में आ रहा है? तो शायद जो है ना, जितना चीज़ें आपको बताएं अगर समझ में आ गया होगा तो एक्सरसाइज का हमको लगता है लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सरसाइज आपका कितना 1.2, ये एक्सरसाइज आप लोग घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है। और जो नहीं बनेगा वो फिर देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास, जैसे भी होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ।